एलजी ने दिल्ली में बिजली सब्सिडी का रास्ता साफ कर दिया है। दिल्ली सरकार की फाइल पर दस्तखत कर दिए गए। इससे पहले ऊर्जा मंत्री आतिशी ने आरोप लगाया था कि उपराज्यपाल उन्हें मिलने का वक्त नहीं दे रहे और उन्होंने वो फाइल रोक रखी है, जिसकी वजह से बिजली सब्सिडी कल से बंद हो सकती है और 46 लाख लोगों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। अरविंद केजरीवाल जी की सरकार बिजली की सब्सिडी देती है, जिसके तहत 200 यूनिट तक बिजली फ्री होती है। 200 से 400 यूनिट तक 50% बिजली का बिल माफ होता है। आज से वो सारी बिजली की सब्सिडी रुक जाएगी। ये सब्सिडी इसलिए रुक गई है क्योंकि दिल्ली की चुनी हुई सरकार ने, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने जो निर्णय लिया, कैबिनेट में निर्णय लिया कि हम आने वाले वर्ष में भी बिजली की सब्सिडी जारी रखेंगे, उस सब्सिडी की फाइल एलजी साहब अपने पास रख के बैठ गए हैं। शरद शर्मा है हमारे साथ। इस बारे में ज्यादा बात करने के लिए सीधे शरद के पास चलते हैं। शरद, ये राहत बड़ी खबर है कि जो तलवार लटक रही थी 46,000 घरों पर जिन्हें सब्सिडी नहीं मिलती, अब वो रास्ता साफ हो गया है, तो उस पर भी रोशनी डालिएगा। लेकिन मेरा एक सवाल था, आतिशी कह रही हैं कि जो फाइल हमने भेजी उस पर उपराज्यपाल बैठ गए। क्या इसका कोई तरीका है ये बता पाने का कि वो फाइल उन तक कब पहुंची थी, कितने दिनों से उनके पास थी? क्या इनके आरोप सही है या फिर एलजी दफ्तर जो कह रहा है कि ये गलत बयानी कर रहे हैं? शारिक, देखिए, पहली तो ये राहत की बात तो है ही कि 46 लाख वो घर या वो उपभोक्ता जिनको बिजली सब्सिडी मिलती है, मुफ्त बिजली मिलती है या फिर 50% सब्सिडी पर बिजली मिलती है, अब उनके ऊपर जो एक संकट मंडरा रहा था कि उनको बिजली सब्सिडी या मुफ्त या सस्ती बिजली नहीं मिलेगी, अब वो ऐसा नहीं होगा। सरकार अब कंपनियों को लिख के दे देगी कि फाइल अप्रूव हो गई है और हम जो है ये सब्सिडी जारी रखेंगे। शारिक, हुआ ये है कि दोनों तरफ से अलग अलग दावे हो रहे हैं, तो दोनों को अगर हम फिर से एक बार सामंजस्य बैठा के देखें तो हुआ ये कि दिल्ली सरकार ने, जो एलजी कह रहे हैं वो ये है कि दिल्ली सरकार ने 11 तारीख को ही सब्सिडी वाली फाइल जो है वो उपराज्यपाल को भेजी थी। इसमें यह हो सकता है कि हम ये माने कि अगर 2-3 दिन ही बचे थे समय सीमा खत्म होने में, तो दिल्ली सरकार ने ये फाइल भेजने में इतनी देरी क्यों की? ये दिल्ली सरकार की तरफ से एक फॉल्ट हो सकता है। लेकिन इशू ट्रिगर तब हुआ, इमरजेंसी हालात तब बने जब जो बिजली वितरण कंपनियां हैं, टाटा पावर, बीएसईएस राजधानी, बीएसईएस यमुना, इन्होंने कल चिट्ठी लिखकर जो है दिल्ली सरकार को यह सूचित किया कि आपकी तरफ से सब्सिडी के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है, इसलिए कल से हम जो है नॉर्मल बिजली के जो रेट हैं वो लागू करने वाले हैं। इसके बाद आतिशी ने उपराज्यपाल से समय मांगा और जो उपराज्यपाल की तरफ से भी बताया जा रहा है वो ये है कि हाँ, उन्होंने समय मांगा, लेकिन उपराज्यपाल का कहना है कि मैंने मिलने से इनकार नहीं किया, लेकिन अभी जो समय मांगा गया है उसके ऊपर वो विचार कर रहे हैं। तो दो चीजें हुई कि एक तो ऊर्जा मंत्री ने मिलने का समय मांगा उपराज्यपाल से, वो नहीं मिला, और ना ही जो फाइल थी ये जो बिजली सब्सिडी की थी ये ही साइन हो पाई। तो इस वजह से जो है फिर दिल्ली सरकार को भी उपराज्यपाल पर हमला करने का मौका मिला। और फिर अब देखिए कि दिल्ली सरकार ने आरोप लगाया और उसके बाद ही अब खबर आई है कि ये जो फाइल है इस पर साइन हो गए हैं। दुर्भाग्यपूर्ण कहा जाएगा। अगर आपसी सामंजस्य बना होता दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच में, तो ये हमारे तक तो ये बात पहुंचने की जरूरत भी नहीं होती, लेकिन हम तक ये बात पहुंची है। दिल्ली सरकार मीडिया में आई है, एलजी मीडिया में आए हैं, तो इसका कारण सिर्फ और सिर्फ ये है कि दोनों में बनती नहीं है और खटपट होती है और दोनों की ही बातें जो हैं फिर मीडिया के जरिए कम्युनिकेट हो रही होती हैं। शुक्रिया शरद। एक बड़ी खबर यह है कि एलजी ने उस फाइल पर दस्तखत कर दिया जिससे 46 लाख घरों को मिलने वाली सब्सिडी अब आगे भी मिलती रहेगी। राहुल गांधी सांसद के तौर पर मिला अपना मकान खाली करना पड़ रहा है। यह मकान दिल्ली के तुगलक लेन में 12 नंबर का बंगला है। बीते महीने सूरत की एक अदालत ने मानहानि के मामले में 2 साल की सजा सुनाई।
इसके बाद उनकी संसद सदस्यता खत्म कर दी गई और लोकसभा की आवास समिति ने उन्हें मकान खाली करने का नोटिस दे दिया। अब राहुल गांधी मकान खाली कर रहे हैं। हालांकि सूरत की अदालत से आए फैसले को उन्होंने चुनौती दी। वैसे इस एक महीने में कई लोगों ने अपने मकान राहुल के नाम करने का ऐलान किया। फिलहाल राहुल अपना मिला बंगला खाली कर रहे हैं और मां के साथ शिफ्ट हो रहे हैं 10 जनपद। फिलहाल अब तुगलक लेन में है, जहां पर राहुल गांधी का सरकारी अब तक का जो आवास रहा है वो आज खाली होने वाला है, क्योंकि लोकसभा में सदस्यता जाने के बाद ये आवास इनको खाली करना था। और ये आवास है जहां पर आप देखिए कि हमेशा एक जमघट लगता था। 2004 में जब पहली बार सांसद बने तब से यह आवास रहा है राहुल गांधी का, और आज इसको खाली वो कर रहे हैं, क्योंकि मोहलत जो है वो 22 अप्रैल तक की दी गई थी, लेकिन आज ही यह आवास खाली किया जा रहा है। और उस तरफ ट्रक भी है जिसमें जो सामान है वो उसमें डालकर ले जाया जाएगा। लेकिन अब तक जो जिस तरीके से हमने देखा कि राहुल गांधी का एक पता रहा है, जहाँ पे हर वक्त जब मीडिया का भी कोई मीटिंग होती थी, कोई चर्चा का दौर होता था, तो यहाँ पर मीडिया का जमघट लगता था। आज भी मीडिया का जमघट है, जमावड़ा है, लेकिन इस बात को लेकर कि अब ये एड्रेस राहुल गांधी का नहीं रहेगा, जो उनका सरकारी आवास का पता था। और यहाँ पर उसको खाली करने को लेकर यहाँ पर जो है वो ट्रक भी है यहाँ पर, जिसको आप देखेंगे कि गली में, दूर गली में इस तरफ आपको वो ट्रक दूर नजर आएगा, जिसमें सामान को ले जाना है। दरअसल राहुल गांधी की लोकसभा से सदस्यता जाने के बाद इस बंगलों को खाली करने का की जो चर्चा है वो तेजी हो गई थी, वो चलने लगी थी। और इसमें 22 अप्रैल तक की मोहलत दी गई थी। आज 14 अप्रैल है, लेकिन समय से पहले ही वो बंगला खाली किया जाए। दूर देखिए कि आपको दूर गली में एक ट्रक है, जो शायद इस कैमरे से नहीं आ पा रहा होगा, लेकिन जिसमें सामान को ले जाया जाना है। और यहाँ पर इस तरीके से हमारे जैसे लोग जो हैं, जो पत्रकार हैं, कैमरा पर्सन है, वो यहाँ पर हैं, और यहाँ पर कुछ वक्त में उसमें सामान ले जाया जाएगा। हालांकि समय जो मोहलत दी गई थी उससे पहले ही बंगलो खाली किया जा रहा है। 2004 से अब 2023 में का सफ़र जो है इस बंगलों से में ही सरकारी आवास का रहा है राहुल गांधी का। यहीं पर जब तक वो सांसद बनते रहे हैं लगातार 2004 से पता यही रहा है, और यही बंगला अलॉट हुआ था तुगलक लेन में, और अब उसको आज खाली करना है। तो एक लंबा वक्त यहाँ पर गुजारा उन्होंने, और जैसे ही लोकसभा की सदस्यता गई मामले को लेकर सूरत कोर्ट के बाद जो, तो उसके बाद से जो है इस बात को लेकर चर्चा का दौर शुरू हो गया था कि जब लोकसभा में वो सदस्य नहीं हैं तो बंगला खाली करना पड़ेगा। उसके बाद हमने देखा कि किस तरीके से 22 अप्रैल तक की मोहलत दी गई, लेकिन आज 14 अप्रैल को ये बंगलो जो है वो राहुल गांधी खाली कर रहे हैं। नई दिल्ली से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया। हिमांशु शेखर मिश्रा हैं हमारे साथ इस बारे में ज्यादा बात करने के लिए। सीधे हिमांशु के पास चलते हैं और उनसे बात करते हैं। हिमांशु, 22 तारीख तक का वक्त था, लेकिन आज का दिन उन्होंने चुना इस बंगले को खाली करने का। देखिए, निश्चित तौर पर प्रियंका गांधी ने वायनाड में जो एक जनसभा किया था, प्रियंका गांधी ने राहुल गांधी के साथ, उस जनसभा में प्रियंका गांधी ने ये कहा था कि उन्होंने खुद मदद की है, उनके बच्चों ने भी राहुल गांधी की मदद की है, सामान की पैकिंग की, और ये कहा था कि 90% तक जो सामान है राहुल गांधी का इस घर में, जहां वो करीब 19 साल तक रहे, 90% सामान पैक हो चुका है। और आज उस सामान को शिफ्ट करने की प्रक्रिया शुरू हुई है। 1-1:15 बजे के आसपास एक बड़े ट्रक में जो पहला लॉट था सामान का, वो यहाँ से लेकर ट्रक निकला था। 10 जनपद वो सामान ले जाया गया, ऐसी जानकारी हमें मिली है। और कुछ ही मिनटों पहले जो दूसरा ट्रक है वो भी यहाँ से निकला है, जिसमें हमने देखा वॉशिंग मशीन था, उसमें स्प्लिट एसी और दूसरे जो हाउस होल्ड गुड्स हैं वो सब उस ट्रक में भरे हुए थे, और वो ट्रक भी 10 जनपद पहुँचा है। तो ऐसा लगता है कि शुरुआती तौर पर कुछ दिन तक राहुल गांधी जो है वो अपनी मां सोनिया गांधी के घर रहेंगे, क्योंकि उनका सामान जो है अब तक 10 जनपद की तरफ ही ले जाया गया है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि 24 मार्च को शारिक उन्हें डिस्क्वालीफाई किया गया था, और मैं डेट देख रहा था 27 मार्च को ही, यानी सिर्फ 3 दिन बाद लोकसभा सेक्रेटेरिएट की तरफ से उन्हें पहली नोटिस जो है कैंसिलेशन की गई थी, जब एक डिप्टी सेक्रेटरी ने उन्हें चिट्ठी लिखकर कहा कि उन्हें घर को अब खाली करना पड़ेगा, क्योंकि उनको जो एलोकेशन किया गया था उसको कैंसिल कर दिया गया है। और उसके अगले ही दिन 28 मार्च को राहुल गांधी ने लोकसभा सेक्रेटेरिएट को चिट्ठी लिखकर ये कहा था कि वो जैसा कि आदेश हुआ है उसका पालन करेंगे और घर को खाली करेंगे। और उसके बाद से ही सामान की पैकिंग का जो प्रक्रिया है अब वो शुरू हो गई थी। अब शिफ्टिंग की प्रक्रिया भी आज शुरू हो गई। जी शायद। शुक्रिया हिमांशु। एक बड़ी खबर आ रही है, अब उस पर सीधे चलते हैं। सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के लिए समन भेजा है। शराब घोटाले में उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया है।
शरद है हमारे साथ। शरद, पूरी खबर बताएं। देखिए, हमारे सूत्र में ये बता रहे हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सीबीआई ने दिल्ली के कथित शराब घोटाले के मामले में पूछताछ के लिए बुला लिया है। 16 अप्रैल यानी कि आज 14 अप्रैल है, परसों रविवार के दिन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के लिए बुलाया है। इसकी अटकलें शारिक पहले से ही लग रही थी कि क्या इस मामले में अरविंद केजरीवाल से भी पूछताछ हो सकती है। बीजेपी लगातार ये इशारा कर रही थी, इशारा नहीं बल्कि साफ कह रही थी कि इसके मनीष सिसोदिया जो है जेल जा चुके हैं और इसके बाद अब नंबर मुख्यमंत्री का है। तो क्या अब अरविंद केजरीवाल जब पूछताछ के लिए जाएंगे तो क्या अरविंद केजरीवाल की भी गिरफ्तारी हो सकती है। ध्यान देने वाली बात शारिक यहाँ पर यह है कि उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को भी जब पूछताछ के लिए अभी बुलाया था तो उनको रविवार के दिन ही बुलाया गया था। उन्होंने जब एक्सटेंशन मांगा, समय मांगा, तो फिर जो दोबारा समय दिया वो भी रविवार का ही था। और अब जब मुख्यमंत्री को सीबीआई ने बुलाया है तो वो भी रविवार का ही दिन तय हुआ है। 16 अप्रैल को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को, सूत्रों के हवाले से खबर है, कुछ देर में इस पर जो है पुष्टि होने की संभावना है कि 16 अप्रैल को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सीबीआई ने दिल्ली के कथित शराब घोटाले के मामले में पूछताछ के लिए बुलाया है। अब मुख्यमंत्री से, दिल्ली के मुख्यमंत्री से इस मामले के अंदर पूछताछ होगी। शारिक, शरद क्या कुछ जानना चाहती है और क्या कुछ उनकी भूमिका के आरोप लग रहे हैं उन पर, जरा उस पर भी रोशनी डालिए। शारिक, देखिए, इसमें अगर सीबीआई कुछ जानना चाहती होगी तो ये हो सकता है कि एक तो जब वो मुख्यमंत्री हैं और आरोप ये लगाए गए हैं ईडी की तरफ से या सीबीआई की तरफ से, वो ये हैं कि 100 करोड़ रुपए का जो है कमीशन दिया गया जो होलसेलर शराब के लाइसेंस धारक थे और उन्होंने पार्टी को एक तरह से चुनाव लड़ने के लिए ये पैसा दिया है। तो अगर पार्टी को दिया है तो क्या मुख्यमंत्री और जो पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हैं वो इस बात से अवगत हैं या कितना रोल उनका इस मामले के अंदर है। दूसरा, अगर संभावना हो सकती है तो वो ये हो सकती है कि ईडी या सीबीआई इस मामले के अंदर ये कह रही थी कि एक अधिकारी हैं जिन्होंने ये कहा कि जो जीओएम हुई थी शराब पॉलिसी को लेकर, उसमें मुख्यमंत्री के घर पर ही उनको कहा गया था कि जो होलसेलर का कमीशन है वो 12% कर दिया जाए। तो अगर ये मुख्यमंत्री के घर का रेफरेंस आ रहा है, एक अधिकारी ने ऐसा कहा है ईडी के मुताबिक, तो संभव है कि इस मामले में फिर मुख्यमंत्री से सीबीआई ये जानना चाहे कि क्या उनको ये पता था, क्या उनका इसके अंदर रोल है, अगर रोल है तो कितना रोल है। क्योंकि मुख्यमंत्री को ये ऐसा हो सकता है, इससे पहले भी ये मामले सामने आए हैं कि जब जिम्मेदारी जो है अगर कैबिनेट ने अप्रूव किया है तो पूरी कैबिनेट की ही जिम्मेदारी है, लेकिन क्या एक इंडिविजुअल की जिम्मेदारी इसमें से तय हो सकती है, ये इसके ऊपर एक चर्चा का विषय जरूर है। लेकिन अगर संभावना है कि सीबीआई क्या जानना चाहती होगी तो संभव है यही दो मुद्दे ऐसे हो सकते हैं जिस पर सीबीआई जानना चाहे कि क्या अरविंद केजरीवाल को इस सब के बारे में पता था और कितना रोल अगर था मुख्यमंत्री का, तो एक मुख्यमंत्री के नाते उनका कितना रोल हो सकता है। क्योंकि मनीष सिसोदिया का रोल जो है वो इस नाते है कि मनीष सिसोदिया एक्साइज डिपार्टमेंट को हेड कर रहे थे, लेकिन मुख्यमंत्री जो है, क्योंकि कैबिनेट में वो मामला गया है, तो मुख्यमंत्री एक मुख्यमंत्री के नाते कितना जानते हैं और एक पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक के नाते कितना जानते हैं, कितना रोल उनका हो सकता है, इस संभावना को हो सकता है सीबीआई टटोलने की कोशिश करे। लेकिन बहुत बड़ी बात है कि एक राज्य के मुख्यमंत्री को जो है सीबीआई ने पूछताछ के लिए बुला लिया है। शारिक, शरद जरा समझाइएगा कि जैसा आप रिपोर्ट करते रहे हैं कि केजरीवाल के पास कोई पोर्टफोलियो नहीं है, किसी फाइल पे वो साइन नहीं करते, क्या ये उनके लिए कवच का काम कर सकता है? क्योंकि अगर सरकार उनकी है और अगर कोई ऐसा घोटाला होता है तो जिम्मेदारी भी तय होती है। देखिए, ये तो हो ही सकता है कि अगर उन्होंने साइन नहीं किए हैं तो फिर सबसे पहले जो जांच एजेंसी होती हैं वो डॉक्यूमेंट्स ही खंगालती हैं और डॉक्यूमेंट्स में क्या लिखा है और उसको किसने अप्रूव किया है, किसने डिसअप्रूव किया है, किसने क्या नोट लिखा है, तो ये सारी चीजें, किसने डिसेंट किया है, ये सारी चीजें जो हैं जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उस पर लिखा होता है। तो अरविंद केजरीवाल क्योंकि कोई मंत्रालय नहीं संभाल रहे हैं तो संभव है उनके इनमें से ज्यादातर या किसी भी जो डॉक्यूमेंट्स हैं उन पर हस्ताक्षर नहीं होंगे। लेकिन संभव है कि सीबीआई इस पर ना जा रही हो
सीबीआई इस पर जा रही हो कि एक मुख्यमंत्री के तौर पर वो इस कथित घोटाले के बारे में कितना जानते थे या इसमें रोल कितना था। जैसा कि ईडी के मुताबिक एक अधिकारी ने यह कहा कि मनीष सिसोदिया से उनको इस बारे में जो फाइल है वो मुख्यमंत्री आवास पर मिली। ये जो है एक ईडी ने कोर्ट के अंदर बात कही है। तो संभव है कि इसमें कितना रोल है मुख्यमंत्री का, कितना रोल है राष्ट्रीय संयोजक आम आदमी पार्टी का, या कितना वो जानते हैं इसके बारे में, ये सब जो है सीबीआई संभव है कि पूछताछ में जानना चाहे। लेकिन यहां मैं बता दूं कि इससे पहले अरविंद केजरीवाल से दिल्ली पुलिस उन्हीं के घर पर पूछताछ कर चुकी है। वो एक दूसरा मामला था जिसमें मुख्य सचिव ने आरोप लगाया था कि उनके साथ मारपीट हुई है। तो उस मामले में कुछ नहीं निकला, वो उस मामले में उनको आरोप मुक्त कर दिया गया था, लेकिन वो उनके घर पे पूछताछ हुई थी, दिल्ली पुलिस ने की थी। लेकिन ये सीबीआई करेगी, केंद्रीय जांच एजेंसी करेगी, एक मुख्यमंत्री से पूछताछ होगी, सिटिंग चीफ मिनिस्टर से, और वो भी 16 अप्रैल रविवार के दिन। आमतौर पे होता नहीं है, किसी वर्किंग डे में बुला सकती थी सीबीआई, लेकिन संडे को बुलाया है। इससे बहुत सी अटकलों को जो है हवा लगनी शुरू हो गई है। शरद, जो अभी इनपुट है, जो आई है खबर, उसके हिसाब से आज 12 बजे उन्हें भेजा गया है ये नोटिस, और 11 बजे संडे को बुलाया। ये संडे वाला एंगल जरा समझाइए। मनीष सिसोदिया को भी संडे को बुलाया गया, इन्हें भी संडे को बुलाया गया, तो संडे का क्या है जिस पर आप भी जोर दे रहे हैं? सर देखिए, आमतौर पर हमने जो देखा है वो ये है कि आप किसी भी दिन बुला सकते हैं। चाहे तो अगर सीबीआई चाहती तो नोटिस भेजकर आज नोटिस भेज दे और कल मुख्यमंत्री को कहती कि आप शनिवार को आ जाइए, लेकिन और इससे पहले उप मुख्यमंत्री को भी चाहती तो किसी भी दिन सीबीआई जो है वो बुला सकती थी। लेकिन दोनों को ही, उप मुख्यमंत्री को भी संडे को ही बुलाया और मुख्यमंत्री को भी रविवार छुट्टी के दिन ही बुला रहे हैं। तो इससे अटकलें ये लगना शुरू हो जाती हैं कि क्या कुछ गिरफ्तारी का भी इरादा है, क्योंकि अगर आम दिनों में कोई गिरफ्तारी होगी, आम आदमी पार्टी प्रोटेस्ट करेगी, दिल्ली के अंदर जाम लगेंगे, जो व्यवस्था है वो बिगड़ेगी। लेकिन अगर रविवार को ऐसा कुछ किया जाता है जांच एजेंसी की तरफ से, गिरफ्तारी जैसी बात कोई की जाती है, तो उस सूरत में दिल्ली के अंदर ट्रैफिक पहले ही बहुत कम होगा और व्यवस्था को संभालने में जो दिल्ली पुलिस है और जो दूसरी एजेंसियां हैं उनको आसानी होगी। तो ये अटकलें लगनी शुरू हो जाती हैं जब आप एक नॉर्मल दिन की जगह एक छुट्टी वाले दिन जब आप एक मुख्यमंत्री को पूछताछ के लिए बुलाते हैं, तो जाहिर सी बात है कि ये अटकलें लगेंगी। और ये अटकलें इसलिए भी लगेंगी शारिक, जब अरविंद केजरीवाल के सबसे करीबी मनीष सिसोदिया गिरफ्तार हो ही चुके हैं और उनकी जमानत जो है सीबीआई वाले मामले तक में जो है वो खारिज हो गई, जबकि दूसरे जो बहुत से अभियुक्त हैं, आरोपी हैं, उनको सीबीआई वाले केस में जमानत मिल चुकी है। केवल मनीष सिसोदिया को जो है सीबीआई वाले केस में जमानत नहीं मिल रही है। माना यह जा रहा था कि सीबीआई वाले केस में तो जमानत हो जाएगी लेकिन ईडी में दिक्कत आएगी, लेकिन मनीष सिसोदिया को तो सीबीआई वाले केस में भी जमानत नहीं मिल पाई है। तो उसके बाद अब ये आम आदमी पार्टी के ऊपर कहा जाए कि अब तक का सबसे बड़ा संकट है। ये दिल्ली पुलिस, अलग अलग जांच एजेंसियों के केस ये तो चलते रहे हैं, लेकिन पहली बार अरविंद केजरीवाल से सीबीआई पूछताछ करेगी 16 अप्रैल को। यह बहुत बड़ी खबर है। शारिक, शरद जरा समझाइएगा, अभी जब वो अपने कार्यालय पर जब राष्ट्रीय पार्टी बनने का जश्न चल रहा था तो अरविंद केजरीवाल ने वहां मौजूद नेताओं को और कार्यकर्ताओं को कहा कि अगर आप 6-8 महीना साल भर जेल जाने को तैयार नहीं है तो पार्टी छोड़ दीजिए। आपको भी याद होगा, आप वहां मौजूद थे। तो क्या कार्यकर्ताओं और नेताओं को जो वो बात बता रहे थे, क्या वो खुद भी इसके लिए मेंटली प्रिपेयर्ड हैं? देखिए, पार्टी जो सूत्र हैं उनसे लगातार इस पर चर्चा हो रही है कि जैसे ही मनीष सिसोदिया गिरफ्तार हुए थे तो तभी से, और क्योंकि बीजेपी लगातार कह रही है कि मनीष सिसोदिया तो केवल क्योंकि मंत्रालय संभाल रहे थे इस वजह से गिरफ्त में है, लेकिन असली जो टारगेट है या अगला नंबर जो है वो अरविंद केजरीवाल का है। तो उसके बाद से लगातार जो आम आदमी पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं उनसे हमारी चर्चा चल रही है। तो वो ये मान के चल रहे थे कि संभव है कि जब मनीष सिसोदिया जैसी छवि के व्यक्ति को भी सीबीआई ने इस मामले के अंदर गिरफ्तार कर लिया तो फिर अरविंद केजरीवाल जो मुख्यमंत्री हैं उनसे भी अगर इस मामले में पूछताछ हो जाए तो कोई बहुत बड़ी बात जो है ये नहीं होगी। तो ये पहले से ही आम आदमी पार्टी में चर्चा है कि जब ये हो सकता है कि मनीष सिसोदिया गिरफ्तार हो जाएं
तो फिर तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन फिर भी आप हमारे लिहाज से पूछेंगे, अपने अनुभव से हम ये बता सकते हैं कि एक मुख्यमंत्री से, सिटिंग चीफ मिनिस्टर से पूछताछ पहले भी हुई है, लेकिन कभी भी जब ये हुई हैं तो ये कोई नॉर्मल बात नहीं होती। सिटिंग चीफ मिनिस्टर से सीबीआई की पूछताछ करना बहुत बड़ी बात होती है। शुक्रिया शरद, इस खबर पर हम बने रहेंगे। तो फिलहाल हम दर्शकों को बता दें कि शराब घोटाले के कथित आरोप में अब अरविंद केजरीवाल को भी समन भेजा गया है। 12 बजे उन्हें समन भेजा और कहा कि परसों यानी 16 तारीख को 11 बजे आइए पूछताछ के लिए। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। और अभी की बड़ी खबर, सीबीआई ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के लिए भेजा है समन। संजय सिंह ने कहा अत्याचार का अंत जरूर होगा। एक तरीके से अगर वो 6 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले हैं। शराब घोटाले मामले में पूछताछ के लिए बुलाया गया है। 16 अप्रैल को यानी रविवार के दिन 11 बजे पूछताछ होगी। केजरीवाल को आज दोपहर भेजा गया समन। संजय सिंह ने कहा अत्याचार का अंत जरूर होगा। शरद के साथ एक बार फिर से जुड़ते हैं। शरद, एक बार फिर से वही सब कुछ नजर आएगा जो हम अरविंद केजरीवाल के मामले में भी, जो हमने मनीष सिसोदिया के साथ देखा था। तो एक बार पूछताछ के लिए बुलाया गया है इस मामले में पहली बार। बिल्कुल, और ये संभावित भी है और यही एक पॉलिटिकल पार्टी की स्ट्रेटेजी हो भी सकती है कि जिस तरह से मनीष सिसोदिया के समय में पूरे लाव लश्कर के साथ, पूरे कार्यकर्ताओं नेताओं के समर्थन के साथ मनीष सिसोदिया पहुंचे थे। संभव है कि उसी तरह से अरविंद केजरीवाल भी पहुंचे। हालांकि अभी बहुत जल्दी है, अभी पार्टी की तरफ से कोई ऑफिशियल रिएक्शन, कम से कम प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई है। उससे पता चलेगा कि आगे की क्या रणनीति है। लेकिन बहुत संभव है कि उसमें तो बहुत से नेता नहीं भी आए थे, लेकिन जब पार्टी के सर्वोच्च नेता को सीबीआई इस तरह से बुला ले, और वो भी रविवार छुट्टी के दिन उसी तरह बुला ले जैसे उप मुख्यमंत्री को बुलाया गया था, तो आम आदमी पार्टी ये क्यों नहीं मानेगी कि गिरफ्तारी भी मुख्यमंत्री की सीबीआई कर सकती है जैसे उप मुख्यमंत्री की थी। तो इससे पहले हमने देखा है कि अलग अलग चीफ मिनिस्टर से सिटिंग चीफ मिनिस्टर रहते हुए पूछताछ तो हुई है। मुझे याद आ रहा है कि जब नरेंद्र मोदी गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे तब सीबीआई ने भी उनसे पूछताछ की थी, लेकिन इससे ज़्यादा सीबीआई ने कुछ नहीं किया था। लेकिन इस मामले में क्या सीबीआई केवल पूछताछ करेगी या इससे आगे बढ़कर गिरफ्तारी भी कर सकती है, नजरें इस बात पर लगी हुई हैं। और जिस तरह से रविवार के दिन बुलाया है, जैसे उप मुख्यमंत्री को बुलाया था, मनीष सिसोदिया को बुलाया था रविवार के दिन और उसके बाद गिरफ्तार कर लिया था, तो इससे जो है इन हटकलों को हवा मिल रही है कि क्या इस बार भी रविवार के दिन मुख्यमंत्री को जिस तरह बुलाया है उसके बाद क्या गिरफ्तारी हो सकती है, इस पर नजर रहेगी। लेकिन ये एक बड़ी बात है कि एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को, करंट चीफ मिनिस्टर को सीबीआई, एक केंद्रीय जांच एजेंसी, पूछताछ के लिए बुला रही है। हालांकि शारिक ये संभावना या ये अटकलें पिछले काफ़ी दिन से लग रही थी और बीजेपी वाले जो नेता हैं वो ये साफ कह रहे थे कि अगला नंबर या निशाने पर मुख्यमंत्री हैं। तो उसके बाद लगातार आम आदमी पार्टी में इस बात को चर्चा थी कि हो सकता है कि मुख्यमंत्री को भी बुलाया जाए। तो वो जो अटकलें थी वो आज सच साबित हो गई हैं। सीबीआई की तरफ से जो है नोटिस आ गया है, समन आ गया है और रविवार 16 अप्रैल सुबह 11 बजे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के लिए पेश होने के लिए कहा गया है। अगर देखें तो जो ईडी की चार्जशीट है, बात सीबीआई ने समन भेजा है, लेकिन ईडी की चार्जशीट में भी उनका नाम है, भले ही आरोपी के तौर पर नहीं है। तो उसमें क्या था मामला, जरा वो भी समझाइए। देखिए, ईडी की चार्जशीट में अलग अलग रेफरेंस आ रहे हैं शारिक। जैसे कि एक रेफरेंस ये आ रहा है कि एक जो इस मामले के अंदर अधिकारी हैं जो मनीष सिसोदिया के साथ काम कर चुके हैं, उन्होंने इसमें ये कहा है कि जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर की फाइल थी जिसमें जो होलसेलर थे उनके कमीशन के बारे में बात की जा रही थी, तो वो जो फाइल है उनको उप मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री के घर पर ही पकड़ाई थी। तो यही जो है ईडी आरोप लगा रही थी या सीबीआई यही आरोप लगा रही थी कि जो होलसेलर का जो कमीशन तय किया गया था, जो पहले 4-5% हुआ करता था, वो अब जो है बढ़ाकर 12% कर दिया गया था, ये आरोप था।
और इस 12% में से 6% जो है ये कमीशन के तौर पर लिया गया था। ये ईडी ने अपने जो चार्जशीट है, जो अपने आरोप हैं, चार्जशीट तो मनीष सिसोदिया पे नहीं हुई है अभी, लेकिन अपनी जो दलील पेश करी कोर्ट के अंदर उसमें जो है ये बात जो है ईडी ने कही थी। तो अगर मुख्यमंत्री के घर का रेफरेंस आ रहा है तो जाहिर सी बात है कि मुख्यमंत्री की ही इसमें बात हो सकती है। तो ये जो सीबीआई है वो ये देखने की कोशिश करेगी कि क्या अगर मुख्यमंत्री के घर का रेफरेंस आ रहा है तो क्या इस पूरी ये जो नीति है उसमें मुख्यमंत्री का कोई रोल था, या वो इस बारे में क्या वो जानते थे। एक मुख्यमंत्री के तौर पर जानना एक अलग बात है, लेकिन डायरेक्ट क्या वो इस मामले में जुड़े हुए थे, जानते थे, या उनका कोई रोल है। संभव है कि सीबीआई इसके इर्द गिर्द अपने सवाल जो हैं वो तैयार करेगी और मुख्यमंत्री से पूछेगी। शरद जरा समझाइएगा कि अगर मान लीजिए कुछ ऐसा घट रहा है हमारे घर पे जहां मैं मौजूद हूं और हमने उस पर कोई साइन नहीं किया या हमने उस पर कोई कॉल नहीं लिया, लेकिन जो कुछ हुआ वो हमारे घर में हमारी उपस्थिति में हुआ, तो ऐसे में आप भी आरोपी बन तो जाते ही हैं, जो सफाई तो देनी पड़ेगी, जवाब तो देना पड़ेगा अगर उनकी कही बातों में सच्चाई है तो। देखिए हाँ देखिए, पहले हम ये बताएं कि मुख्यमंत्री का जो घर होता है वो असल में कोई एक निजी निवास नहीं होता है, वो एक निजी निवास प्लस एक सरकारी दफ्तर, दोनों का एक कॉम्बिनेशन होता है। तो दफ्तर के अंदर बहुत सारे लोग आते हैं जाते हैं, बहुत सारी बातें चल रही होती हैं, तो ये इसको भी हमें ध्यान रखना होगा। लेकिन हाँ, तो इस सब के बीच में ही अगर उनके घर पर कुछ हो रहा है, रेफरेंस मुख्यमंत्री के घर का आ रहा है, तो पूछताछ तो सीबीआई कर ही सकती है कि उनका ये कहना है कि आपके घर पर ये हुआ। चलो थोड़ा सा रोकना चाहेंगे, मुकेश भी है हमारे साथ, थोड़ा सा वो कानूनी एंगल भी समझते हैं। मुकेश, क्या कुछ पूछताछ करना चाहती है या क्या कुछ तैयारी सीबीआई की है, या फिर ये कहें कि क्या कुछ जानना चाहती है चीफ मिनिस्टर से सीबीआई? देखिए, दिल्ली सरकार के जो मुखिया हैं वो अरविंद केजरीवाल ही हैं। हालांकि जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई थी और उस मीटिंग में जो दिल्ली के डिप्टी सीएम और तब के आबकारी मंत्री मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, ये सभी लोग शामिल थे। लेकिन डीलिंग हुई है, आपकी नॉलेज में डीलिंग हुई है, तो इसका जवाब तो आपको देना ही पड़ेगा। जी मुकेश, आप अपनी बात पूरी करें। जो आयुक्त थे उन शारिक, देखिए, जो दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल हैं वो दिल्ली सरकार के मुखिया हैं, और सीबीआई का आरोप यह है कि जो इस मामले में जो पहले एक्यूज पकड़े गए थे, या फिर हम बात करें तो दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, जो पूर्व डिप्टी सीएम हैं और पूर्व आबकारी मंत्री हैं, उनके जो आबकारी डिपार्टमेंट के सचिव रहे हैं सी अरविंद, जिनका बयान सीबीआई ने मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज कराया है सीआरपीसी 164 में। उन्होंने पूछताछ में कहा कि अरविंद केजरीवाल के घर पर एक मीटिंग हुई थी और ये मीटिंग मार्च 2021 में हुई थी। इस मीटिंग में ये तय किया गया था कि जो शराब कारोबारियों का मार्जिन है वो 5% से बढ़ाकर 12% कर दिया जाए, और इस मीटिंग में खुद दिल्ली सरकार के जो मुख्यमंत्री हैं वो अरविंद केजरीवाल थे। हालांकि उन्होंने किसी भी फाइल में साइन नहीं किया था, उनके पास कोई डिपार्टमेंट नहीं है, लेकिन मीटिंग में वो शामिल थे। इसके अलावा जो तेलंगाना के सीएम हैं, जिनकी बेटी से ईडी ने इसी मामले में पूछताछ की है, उन्होंने बयान दिया था कि जो है वो दिल्ली में शराब की जो पॉलिसी है उसके बिजनेस में उनका जो ग्रुप है वो बिजनेस करने के लिए इच्छुक था, और उनकी जो मुलाकात है वो दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से हुई। तो ये जो इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है सी अरविंद का और पूर्व आबकारी कमिश्नर का, उस स्टेटमेंट में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का नाम है, और उसमें कहा गया कि जो आबकारी पॉलिसी 2020-21 को लेकर जो मीटिंग हुई मार्च 2021 में, वो मीटिंग जो है अरविंद केजरीवाल के घर पर हुई थी, और उस मीटिंग में ये तय किया गया कि जो शराब का जो मार्जिन है शराब कारोबारियों का वो 5% से बढ़ाकर 12% किया जाए। हालांकि इस केस में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल कहीं भी आरोपी नहीं है, ना ही किसी चार्जशीट में आरोपी के तौर पर उनका नाम है। उनका चार्जशीट में नाम जरूर है लेकिन आरोपी के तौर पर नहीं है। जो ईडी और सीबीआई की जो रिमांड कॉपी हैं, जब सीबीआई और ईडी ने आरोपियों की रिमांड मांगी थी तब भी उन रिमांड कॉपी में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का नाम था, लेकिन वो आरोपी के तौर पर नहीं थे। तो सीबीआई ने उनको अब पूछताछ के लिए बुलाया है।
16 अप्रैल को 11 बजे उनको सीबीआई मुख्यालय आना होगा और पूछताछ में शामिल होना होगा। लेकिन अब आगे की पूछताछ में क्या कुछ होगा, क्या सीबीआई उनको एक्यूज बनाती है या फिर ये नॉर्मल पूछताछ है, ये हमें देखना होगा। शारिक।